नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 12 फरवरी से देहरादून में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इमरजेंसी शिफ्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड राइट की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ आपको बता दें कि सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी संग महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य करेंगी। और इस बात को लेकर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि 18 राज्य के लोग इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यशाला में स्वास्थ्य, ड्रग एब्यूज, साइबर क्राइम, बाल विवाह और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अगर हम चेयरपर्सन आ रहे, पर अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स आ रहे हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी से वक्ता आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, गोवा से एक स्पीकर है, एक फ्रीलांस कंसल्टेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कारा पे काम कर रही थी, वो इसमें एक स्पीकर है। तो विभिन्न बहुत दूर दराज से हमने बहुत चुन चुन कर स्पीकर्स इस जो अपने एक्सपर्ट्स हैं इन सब सब्जेक्ट्स के, उनको हमने बुलाया है। और साथ ही में कुछ एनजीओज को हमने इनवाइट किया है जो कि नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। प्लान इंडिया है, बचपन बचाओ है। तो ये लोग इनकी एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कि कहाँ पे किसने क्या प्रोजेक्ट चलाया। जैसे हमारी यूएसपी अगर मैं कहूँ जो सिर्फ हम ही कर रहे हैं, वो है हमारी बाल विधानसभा। तो हमने एक पूरा सेशन उस पर भी रखा है ताकि और लोग सीख सकें कि कैसे हम चाइल्ड राइट्स थ्रू चाइल्ड पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं। ऐसे कुछ और स्टेट्स में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ के चेयरपर्सन डिस्कस करेंगे। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी में जुटी है। 2 दिन दौरे पर कांग्रेस की प्रदेश कुमारी शैलजा उत्तराखंड के देहरादून प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायकों एवं वर्तमान विधायकों की बैठकें भी ले रही हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी कहा कि बारी बारी से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सभी नेताओं से मिल रही हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। साथ ही उन्होंने बनभूलपुरा में बीते दिनों जो भी घटना हुई है उस पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शांतिप्रिय शहर है और इस तरह की घटना हल्द्वानी शहर में होना अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार और इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से फेल नजर आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज जो है 2 दिनी दौरे पर उत्तराखंड की जो है कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड में जो है आई है, वो विधायकों के साथ जो है आज बैठकें कर रही हैं। हमारे साथ ज्यादा चर्चाएं करने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी मौजूद हैं। सर, जो आज कुमारी शैलजा जी आई हैं उत्तराखंड जो है 2 दिनी दौरे पर आई हैं, क्या कुछ जो है उनके दौरे में रहने वाला है, वो आज बैठकें भी जो है करने वाली है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से जो है तैयारियां चल रही है पार्टी की? देखिए, प्रभारी जी आई हैं, पहले एमएलए से 1-to-1 मिल रही हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्षों से, पीसीसी के मेंबरों से, आईसीसी के मेंबरों से, प्रत्याशी हैं जो 2022 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, अलग अलग सब लोगों से मुलाकात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं और 2024 के लिए सब लोगों की नब्ज को टटोल है। और कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर, मंडलम स्तर पर, बूथ स्तर पर जो है कि ब्लॉक स्तर पर 2024 की तैयारियों पर संगठन को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें यूसीसी को लेकर तो कांग्रेस पार्टी जो है कह रही है कि इसमें जो है संशोधन की आवश्यकता है, इसको दोबारा से जो है प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो सरकार ने जो है यूसीसी को लेकर कुछ जल्दबाजी की है या फिर जो है कांग्रेस पार्टी को पूरा समय नहीं दिया है? देखिए, यूसीसी को लेकर सरकार ने जल्दबाजी करी। यूसीसी की जो चर्चा पिछले 2-2.5 साल से चल रही थी, तो सबके मन में एक ऐसा कुछ था कि कोई ऐसा ड्राफ्ट आएगा जिसमें समानता का भाव दिखाई देगा। लेकिन यूसीसी को जब हमने पूरा पढ़ा देखा तो उसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। महिलाओं के अधिकार की बात करें तो जितने अधिकार महिलाओं को पहले से मिले हुए 2006 से, वो सब उसमें। बाल विवाह की जो बात कर रहे हैं वो 1929 से 1978 से वो है। अगर हम बात करें शादी के रजिस्ट्रेशन की तो 2006 से है। शादी के रजिस्ट्रेशन को 6 महीने में कंपलसरी करने को कहा है उन्होंने उसमें, लेकिन जो एक आम आदमी है जो जागरूक नहीं है, जिसको रजिस्ट्रेशन जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त है, जिसे पता नहीं है, तो 6 महीने बाद जो पेनल्टी उन्होंने रखी है वो उसके लिए नुकसानदायक है। उसमें सबसे ज्यादा गरीब आदमी को आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। तो यूसीसी कट कॉपी पेस्ट है। और जो सहवास की वो बात करें, लिव रिलेशन को वैलिड करने की बात करें, उत्तराखंड
देवभूमि के लिए अच्छा नहीं है। हमने तो मांग करी इसको बैन करना चाहिए कि देवभूमि में आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, ये आप आइए, यहाँ लिविंग में रह सकते हैं, ड्राफ्ट दीजिए और एक एफिडेविट दीजिए और आप रहिए। ये कहीं कहीं हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है उसे गुमराह करने का काम कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा भाई इसमें समीक्षा कीजिए, जो इसके कुछ पॉइंट है उनको हटाइए, जो कुछ और जुड़ सकता है जोड़िए, लेकिन सरकार तो सिर्फ राजनीतिक स्टैंड के लिए यूसीसी को लेकर आई। अच्छा, बीजेपी जो है इस बार नारा दे रही है कि अब की बार जो है 400 पार, और इस बार जो है कह रही है कि हर विधानसभा को जो है 5 लाख वोटों के अंतर से जो है जीतने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, बीजेपी के पास कोई मंत्र है तो पहले ही नंबर बता देती है और फिर वो आता है। तो या तो ईवीएम को उन्हें इतना भरोसा है कि ईवीएम उनके कंट्रोल पे है, चुनाव को पूरे गड़बड़ करने के मूड में है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोग वोट कहीं डाल रहे हैं, वोट कहीं जा रहे हैं। तो इतना जो 400 पार या 300 पार कहते तो उससे तो यही अंदेशा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि पहले से उन्होंने जो है ईवीएम सेट कर रखी है। इतना उत्साह तभी हो सकता है, वरना ऐसी परिस्थितियां है नहीं। महंगाई, बेरोजगारी सब चरम पर है, अपराध दिन रात बढ़ता जा रहा है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो उस कंडीशन में भी उतना कॉन्फिडेंस तो साफ साफ सी बात है कि वो कहीं न कहीं मुझे लगता है चुनाव में कुछ गड़बड़ करने का उनका इरादा होगा। इस माह के अंत में जो है सरकार जो है बजट सत्र भी कराने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं विपक्ष की बजट सत्र को लेकर? सबसे पहले तो उम्मीद है कि बजट सत्र को विस्तार से चलाया जाए, क्योंकि पहले दिन बजट सत्र में राज्य गवर्नर का भाषण होता है, उस दिन में कुछ काम होता नहीं। दूसरे दिन सामान्य चर्चा, प्रश्नकाल, कार्य स्थगन के बाद बजट को पेश किया जाता है, उसके अगले दिन बजट पर चर्चा होती है। और बजट पर चर्चा के लिए, सामान्य बजट पर चर्चा के लिए 2 दिन का समय मिलना चाहिए। 70 लोग हैं, 70 के लोगों को बोलने के लिए और बजट बहुत विस्तार से बोलने के लिए समय चाहिए। उसके बाद उसके आगे अगले बार फिर विभागवार बजट में चर्चा होती है, तो विभागवार बजट में भी चर्चा के लिए समय देना चाहिए। सरकार लेकिन आनंद फानन में सब करती है, कहीं चर्चा कोई बात ही नहीं है, बस खाना पूर्ति करती है। अगर सरकार की मंशा बजट पर चर्चा कराने की विस्तार से होगी तो कम से कम 10 दिन का सत्र चलाएगी। अगर सरकार 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का सत्र चला रही है तो ये समझिए कि वो खाना पूर्ति कर रही है। उसका उद्देश्य नहीं कि जनहित की बातें हों, लोगों के हित की बातें हों, बजट सही जगह उपयोग हो, बजट पे विस्तार से चर्चा हो, कहाँ उसे लगना चाहिए, सब जो विधायक है उनकी राय हो। तो अगर विस्तार से सत्र चलाएगी तो जरूर हम भी कहेंगे कि हाँ भी उनकी मंशा है। अगर नहीं चलाएगी तो उसका मतलब है कि खाना पूर्ति करेगी। अच्छा, जिस तरह से जो घटना हुई है हल्द्वानी में बीते दिनों, कहीं ना कहीं मानते हैं कि सरकार और इंटेलिजेंस का पूरी तरह से फेलियर रहा है? देखिए, सरकार और इंटेलिजेंस प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर प्रशासन का है। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ने की जब बात होती है, चाहे वो एनएच के किनारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर आए हों, या चाहे सार्वजनिक उपयोग के लिए हों, चाहे अवैध बने हों, तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, वहाँ के वरिष्ठ लीडर हैं, उनकी मीटिंग करी जाती है। पहले उन लोगों को उसके लिए तैयार किया जाता है, कानूनी चीज समझाई जाती है, फिर उन लोगों के माध्यम से लोगों को कन्विंस किया जाता है, फिर जो है उसके बाद कहीं उसको तोड़ने के लिए जो है प्रशासन जाता है। तो यहाँ तो प्रशासन चला गया और प्रशासन शाम को 4 बजे तोड़ने जा रहा है और जो है पूरी व्यवस्था के साथ नहीं जा रहा है। वहाँ एक धर्मगुरु की डेथ हो रखी, सारे लोग जो है बरेली गए हुए थे। तो प्रशासन की चूक है जो ये घटना हुई। मैं तो कहता हूँ इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रशासन है, शासन है, और जो है कि बहुत दुखद है। जिन लोगों ने ये किया उनको भी सोचना चाहिए था, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि घटना को किस हिसाब से किया गया इसकी जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी भी दोषी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिन्होंने वहां दंगा किया वही दोषी जो दंगा कराने वाले अधिकारी हैं वो भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हर खबर से बात करने के धन्यवाद। यह थे हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, जिन्होंने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ने जा रही है। और इसी के चलते जो है आज प्रदेश प्रभारी भी कांग्रेस मुख्यालय में बैठ के ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बनभूलपुरा में घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की भी बड़ी चूक है, क्योंकि इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं इस घटना के इनपुट्स पहले से मिल गए थे और इन घटनाओं से जो है प्रदेश की छवि खराब हुई है। इस तरह की घटनाएं जो है बार बार प्रदेश में ना हो, वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मांग करते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक का खबर। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा
पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लंबे समय से राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में रिक्त पड़े टेक्नीशियन के पदों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 16 नए टेक्नीशियन नियुक्त किए हैं। इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने भी कहा कि उत्तराखंड चिकित्सक सेवा चयन बोर्ड से टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं और एक समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी और चिकित्सक शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा इन नए टेक्नीशियनों को नियुक्ति जो है वो वितरित की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओटी, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरेपी विभागों में अब हमें टेक्नीशियन मिल जाएंगे जो उपचार के दौरान चिकित्सकों का सहयोग करेंगे। जी हाँ, अभी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से कुछ टेक्नीशियनों की जो है नियुक्ति हुई है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इनका जो है नियुक्ति पत्र का जो है वितरण हुआ था और एक समारोह में। और अभी इनकी नियुक्ति हमारे यहाँ पर कई विभागों में जो है पद खाली थे, जैसे ओटी टेक्नीशियन हैं और जैसे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हैं और फिजियोथेरेपी है। तो इन विभागों में जो है अभी हमें जो है कुछ टेक्नीशियन मिल जाएंगे। ये टेक्नीशियन जो है मेनली जो जितने भी उपचार होते हैं, हमारे चिकित्सक जो उपचार करते हैं और उनके साथ जो है ये सहयोग करते हैं और इनके अपने अपने फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं, जितने भी टेक्निकल संवर्ग हैं हमारे। तो मुझे लगता है कि दून चिकित्सालय में इनके नियुक्ति से जो है मरीजों को जो है लाभ मिलेगा, उपचार में सहयोग मिलेगा। SC/ST आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हालदार के आपको बता दें कि रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण शुंग समेत तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया है। और इस दौरान अरुण हालदार ने भी कहा कि केंद्र सरकार की SC/ST समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है और पिछले लगभग 10 सालों के कार्यकाल में SC/ST समाज के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चला रही, जिसका समाज के लोगों का लाभ भी मिल रहा है। वो लोग अभी हमारे सम्मानित देश के राष्ट्रीय अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन श्रीमान अरुण हालदार जी, जो कलकत्ता निवासी हैं, वो आज यहाँ पर दौरे पर थे, उधम सिंह नगर दौरे पर थे। पीलीभीत जिले में उन्होंने सभाएं की, सबसे बात की और आज उन्होंने एक बैठक भी ली जिसमें हमारे बंगाली भाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश सरकार के और हमारे उत्तराखंड सरकार से भी हमारे पूर्व जो यहाँ जिलाधिकारी रहे संत साहब समाज कल्याण देख रहे हैं, वो भी उपस्थित थे। तो उन्होंने कारण पूछा भी क्यों हम लोग अभी अनुसूचित जाति का दर्जा बंगाली समाज को, जो एक गरीब मतलब तबका माना जाता है, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसको लेकर आज वो लगातार दौरे पर थे। अभी कुछ दिन पूर्व उनका दिनेशपुर भी आगमन हुआ था, तो वो अभी हमारे बीच में थे। तो आज मुझे उनका स्वागत करने का अपने साथियों के साथ सौभाग्य मिला। लगता है ये दिन दूर नहीं है, ये बंगाली समाज को इसका लाभ जल्द मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया है आगे बढ़कर कि ये क्यों नहीं काम हो पा रहा, क्यों अटका पड़ा है। सरकार की भी मंशा है, तो ये कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बड़े गंभीरता से विचार करके एक बैठक भी ली और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें।
बढ़ते आगे आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मलिक के बगीचे में गुरुवार को नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा अवैध मदरसे और साथ ही नमाज वाली जगह को तोड़ा गया। इस दौरान हुई हिंसा में उपद्रवियों द्वारा नगर निगम की 4 जेसीबी मशीन सहित कई वाहन आग के हवाले भी कर दिए गए और इसके बाद में पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और कर्फ्यू भी लगाया गया। मलिक के बगीचे और उसके आसपास के इलाके में सन्नाटा भी पसरा हुआ है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जो बनभूलपुरा क्षेत्र में आगजनी हुई है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर लगातार बनभूलपुरा में सन्नाटा भी पसरा हुआ है। हिंसा के क्षेत्र में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आग के हवाले भी वाहनों को कर दिया गया था। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिस दौरान मजार और मस्जिद को भी हटाया गया था, जिसको लेकर आग के हवाले वाहनों को कर दिया गया। तो वहीं कई घरों में ताले भी लटके हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह प्रस्थान कर गए हैं। हिंसा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि हिंसा जहां पर हुई थी वहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। फरवरी को बनभूलपुरा के मलिक का बगीचा में आपको बता दें कि अतिक्रमण ध्वस्त करने गई नगर निगम की टीम के साथ में पुलिस फोर्स के जवान भी थे। अतिक्रमण ध्वस्त करने के दौरान हालात पर भी काबू से बाहर हो गए और साथ ही आपको बता दें कि उग्र आंदोलन जो है वो होता चला गया और देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। विरोध कर रहे लोगों ने निगम और प्रशासन की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसमें कई निगम कर्मी, मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। भारत नेपाल बनबसा बॉर्डर पर एसओजी पुलिस टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 25 किलो चरस बरामद किया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि आरोपी होंडा सिटी कार में सवार थे। तलाशी के दौरान कार की बॉडी के नीचे रखे बॉक्स में लाई जा रही चरस की बड़ी खेप पुलिस के हत्थे लगी है। नशा तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के
दातागंज के निवासी बताए जा रहे हैं और जो काफी समय से चरस का काम कर रहे थे। को फ्री ड्रग से किया जाए, इसमें हमारे एसपी महोदय द्वारा बार बार हर समय एसओजी टीम या अन्य को निर्देशित किया जाता है कि इसे नशा मुक्त किया जाए। इसी तहत में जो है कल 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जो नेपाल से एक गाड़ी के नीचे की तरफ मॉडिफाइड करके चरस जो है 25 किलो 25.5 किलो लगभग चरस पकड़ी गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय 150 लाख की कीमत है। तो इनको पकड़ने में हमारी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे एसपी महोदय के निर्देशन में, और आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे जिससे इस नशाखोरी से हम अपने समाज को बचा सकें। सर, टीम पकड़ने वाली टीम को कुछ इनाम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एसपी साहब हमेशा देते रहते हैं, इसमें तो और अधिक इनाम जरूर देंगे क्योंकि अभी वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त हैं। उनके द्वारा फिर इसमें इनाम की घोषित किया जाएगा। ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस और साथ ही 2 वाहन बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर और क्षेत्राधिकारी खटीमा के निर्देशन में झनकैया थाना क्षेत्र रविंद्र सिंह बिस्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेशवासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी के आपको बता दें कि बनभूलपुरा आगजनी मामले को लेकर जहां हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहीं ऊधम सिंह नगर में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जसपुर में भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर छावनी में तब्दील कर दिया गया। हल्द्वानी में हुई घटना के बाद जसपुर में पुलिस प्रशासन की तरफ से दल बदल के साथ में गाड़ियों द्वारा मार्च भी निकालना शुरू किया गया और सुभाष चौक से शुरू होकर नगर के मुख्य जगह से होता हुआ जसपुर कोतवाली पहुंचकर खत्म हुआ, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। जसपुर की छावनी में तब्दील हो गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से मार्च भी निकाला गया और लगातार छावनी में अभी भी तब्दील है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, जिसको लेकर
लगातार मार्च भी निकाला जा रहा। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में आगजनी का मामले के बाद में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसको लेकर जसपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीधा आपको लेकर चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर सीएम धामी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उधर से जाना, उधर से इधर पर जाना। हो गया फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।